प्रिय छात्रों नमस्कार। आइए आज हम स्टार्ट करते हैं कक्षा 11वीं का भौतिक विषय। इस चैनल पर मैं कक्षा 12वीं का भौतिक और गणित और कक्षा 10वीं का गणित विषय पढ़ाता हूं। तो आपके पहचान में या आपके कोई भाई बहन होंगे तो उसे हमारे वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे वे हमारे वीडियो को देख सके। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ ठीक वहीं पे एक घंटी का चिन्ह होता है जिसे हम बेल आइकन कहते हैं, उसे क्लिक करने के बाद आपको आल का फंक्शन मिलेगा। फिर आल को आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। तो इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि जब भी हम भौतिकी के नए वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। ठीक, क्या करेंगे, घंटी के चिन्ह को क्लिक करने के बाद आल के जो ऑप्शन है उसे क्लिक करना। तो आज हम देखेंगे कक्षा 11वीं का भौतिक में 1B अध्याय 1B मापन और मात्रक, मेजरमेंट एंड यूनिट्स है। 1A को मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक, 1A को मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इस चैप्टर का नाम है परिचय। ठीक, और परिचय इसमें सिर्फ आपको थ्योरी क्वेश्चन मिलेंगे। थ्योरी मतलब थोड़ा सा लिखने वाला। इसमें आपको थोड़ा भी कहीं पे भी आपको न्यूमेरिकल या आंकिक क्वेश्चन नहीं दिखेंगे। इसमें जैसे कि सिद्धांत क्या है, भौतिकी क्या है, वैज्ञानिक विधि क्या है, वैज्ञानिक क्या है, इस तरह से आपको परिचय, ठीक, परिचय से संबंधित इसमें क्वेश्चन मिलेंगे। उसे आप सेल्फ से पढ़ लीजिएगा। और आपको उसमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम होता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ठीक, तो 10वीं पढ़ने के बाद आप 11वीं में पहुँचे हो तो सबसे बड़ा परेशानी हमारे पास ये होता है कि हमें कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। ठीक, यही परेशानी रहता है ना सबको। तो उसमें हमारे पास क्या ऑप्शन आता है, 3 ऑप्शन आता है। एक होता है हमारे खुद का, ठीक, मतलब मैं मान लीजिए सोच रहा हूँ कि मुझे मैथ्स लेना चाहिए। और एक होता है हमारे पेरेंट्स का, पेरेंट्स सोच रहे हैं कि आप क्या लो, बायो। और एक होता है आपकी सहेली या फिर आपके फ्रेंड। आपकी फ्रेंड यदि बायोलॉजी ले रहा है तो आप भी क्या करेंगे, मेरी सहेली बायोलॉजी ले रही है तो मैं भी लूँगी। ठीक, इस तरह से हमारा सोच आता है। तो मैं आपको एक बात बताऊँगा, पढ़ना आपको है। ठीक, पढ़ना आपको है। आपको जिस सब्जेक्ट में अधिक रुचि है उस सब्जेक्ट को आप लीजिए। यदि आप मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो मैथ्स लीजिए, बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं तो बायोलॉजी लीजिए, कॉमर्स, एग्रीकल्चर या आर्ट पढ़ना चाहते हैं तो आपको जो सब्जेक्ट पसंद है उसे आप लीजिएगा, क्योंकि पढ़ना आपको है। ठीक, एक बात और बोलूँगा मैं आपको, फिर पढ़ेंगे हम मापन और मात्रक को। ठीक, यदि आप 11वीं में कोई भी सब्जेक्ट लिए हो, जैसे कि एग्रीकल्चर हो, कॉमर्स हो, बायोलॉजी हो, मैथ्स हो या फिर आर्ट्स हो, सभी सब्जेक्ट बहुत अच्छे होते हैं। बस आपको बहुत मेहनत करके पढ़ने की ज़रूरत होती है। ठीक, यदि आप मेहनत करके अच्छे से पढ़ाई करोगे तो आपको सभी सब्जेक्ट में सफलता प्राप्त होगी। लोग अक्सर क्या सोचते हैं कि आर्ट्स में स्कोप नहीं है। ठीक, तो स्कोप नहीं है करके आर्ट्स तो कई लोग लेते नहीं हैं, और जो आर्ट्स ले लेते हैं वो लोग ईजी है करके उसे पढ़ते नहीं हैं। और पढ़ते नहीं है तो फिर उसे क्या मिलती है, उसमें असफलता मिलती है, अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते हैं। फिर वे सोचते हैं कि ये सब्जेक्ट खराब है। आप कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए भाई, आप मेहनत करके पढ़िए ना, आपको सफलता मिलेगा ही। तो आप जो भी सब्जेक्ट लिए हैं बिल्कुल भी पछतावा न करें और उसे बहुत ही मेहनत करके ईमानदारी से अच्छे से पढ़ाई करें और आपको सफलता जरूर मिलेगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम मापन और मात्रक में भौतिक राशियों से। हम आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे और जो भी पढ़ाएंगे वो आपके पेपर में आएगा ही, मतलब छूटेगा नहीं आपसे। ठीक, कोई भी टॉपिक हम नहीं छोड़ेंगे, जितना पढ़ाएंगे उसके अंदर से ही पेपर में पूछा जाएगा। और एक बात और ध्यान दीजिए, ठीक, मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आप बिल्कुल नोट्स बनाएंगे। जैसे मैं आपको बताते जाऊंगा उसी तरह आप नोट्स बनाएंगे। जो चीज़ मैं लिख सकता हूँ बोर्ड में उसे मैं लिख के बताऊंगा, और जो नहीं लिख पाऊंगा जैसे थ्योरी रहेगा उसे क्या करूंगा, मैं बोल के आपको लिखाऊंगा। ठीक, तो चलिए, तो मापन और मात्रक क्या होती है देखिए। सिंपल से परिभाषा में बताता हूं मापन और मात्रक का आपको। ठीक, मापन के यदि न को हटा दो तो माप मतलब क्या होता है, किसी की योग्यता की मापना। ठीक, जैसे कि स्टूडेंट लोग रहते हैं, ठीक, 10th पढ़ते हैं तो टीचर लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर आकलन लगाते हैं कि ये स्टूडेंट इतना % ला सकती है या ये स्टूडेंट इतना % ला सकता है। तो क्या करते हैं, स्टूडेंट का माप करते हैं। क्या करते हैं, स्टूडेंट का माप करते हैं। ठीक, तो मापन को हम नॉर्मली समझ सकते हैं, किसी के बारे में हम आकलन लगाते हैं। क्या करते हैं, आकलन लगाते हैं। जैसे वस्तु है, वस्तु मान लीजिए दुकान में हम खरीदने के लिए गए हैं शक्कर खरीदने के लिए, और बोरी में रखा हुआ है शक्कर, तो हम अपने मन में अनुमानित लगाएंगे कि ये शक्कर कितना हो सकता है, लगभग 5 किलो या 10 किलो हो सकता है करके। ठीक, तो इसे कहते हैं हम मापन, अर्थात मापना। ठीक, मापन मतलब क्या होता है, मापना। ठीक, अब मात्रक,
मात्रक। जैसे शक्कर के उदाहरण दिया हूँ मैं, मान लीजिए हम दुकानदार से 2 किलोग्राम शक्कर ले रहे हैं, तो किलोग्राम को कहते हैं हम मात्रक। क्या कहते हैं? किलोग्राम को कहते हैं हम मात्रक। और 2 को आप माप में भी लगा सकते हो, ठीक। 2 को आप माप कह सकते हो और किलोग्राम को कह सकते हैं हम मात्रक, ठीक। तो इस तरह से मापन और मात्रक को आप समझ सकते हैं। इसके बारे में हम अब बहुत डिटेल से और पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक। तो इसका फर्स्ट टॉपिक है भौतिक राशियाँ, ठीक। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है भौतिक राशियाँ, फिजिकल क्वांटिटीज़, ठीक। तो भौतिक राशियाँ वह होती हैं जिनका मापन हम यथार्थपूर्वक कर सकते हैं, ठीक। परिभाषा में आप लिख सकते हैं, चलिए परिभाषा लिख लीजिए भौतिक राशियाँ का। जिन राशियों का मापन यथार्थपूर्वक किया जा सकता है उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं, ठीक। भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की होती हैं। भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की होती हैं। पहला होती हैं मूल राशियाँ, ठीक। तो मूल राशियाँ क्या होती है इसके बारे में पहले आप जान लीजिए, ठीक। कोई भी हम परिभाषा पढ़ते हैं तो उसके नाम में ही उसका परिभाषा भी छुपा रहता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए मूल मतलब क्या होता है? खुद के द्वारा, ठीक। तो जो खुद से व्युत्पन्न होता है, किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं करता है, जो एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं, उसे क्या कहते हैं? हम मूल राशियाँ कहते हैं। अभी परिभाषा लिखाऊंगा, दोनों परिभाषा पहले आपको नॉर्मली बता देता हूँ, ठीक। तो मूल राशियों की संख्या 7 होती है। कितनी होती है मूल राशियों की संख्या? 7 होती है। जैसे लंबाई, द्रव्यमान पदार्थ, समय, ताप, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता और एक होती है विद्युत धारा, ठीक। तो मूल राशियों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है, ठीक। ये बिल्कुल अपने ऊपर निर्भर रहते हैं, किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं होते हैं, उसे कहते हैं हम मूल राशियाँ। क्या कहते हैं? मूल राशियाँ। अब देखिए दूसरा होती है व्युत्पन्न राशियाँ। इसका नाम देखिए, व्युत्पन्न मतलब किसी दूसरे से क्या होता है? ये व्युत्पन्न होता है, ठीक। तो जो मूल राशियों से उत्पन्न होती हैं, ठीक, यही से हम उठाएंगे। हाँ, व्युत्पन्न राशियाँ जो मूल राशियों से उत्पन्न होती है उसे कहते हैं हम मूल राशियाँ। क्या कहते हैं? मूल राशियाँ। अर्थात मूल राशि के मान के ऊपर निर्भर करता है व्युत्पन्न राशियाँ। जैसे कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। और चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, ठीक। चाल बराबर दूरी बटे समय और क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ध्यान दीजिए, क्षेत्रफल क्या है? यहाँ पे व्युत्पन्न राशि है और क्षेत्रफल किसके ऊपर निर्भर है? लंबाई के ऊपर। तो लंबाई क्या चीज़ है? हमारा मूल राशि है। तो मूल राशि से बना होता है उसे कहते हैं हम व्युत्पन्न राशियाँ, ठीक। इसी तरह चाल देखिए दूरी बटे समय। तो दूरी क्या होगा? दूरी मतलब लंबाई को ही तो दूरी कहेंगे ना हम। तो दूरी अर्थात लंबाई और समय मतलब ये भी मूल राशि है। तो चाल क्या है? एक व्युत्पन्न राशि है, तो इसको कहेंगे हम व्युत्पन्न राशि। अब आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं क्या कि मूल राशियों की संख्या और व्युत्पन्न राशियों की संख्या कितनी होती है? तो मूल राशियों की संख्या 7 होती है और व्युत्पन्न राशियों की संख्या असीमित होती है, ठीक। इसकी संख्या बहुत सारी होती हैं। मूल राशियों को अर्थात ये 7 मूल राशि हैं, 7 मूल राशि को याद करने के लिए बहुत बढ़िया सा ट्रिक बताया हूँ मैं, उसे नेक्स्ट क्लास में आपके लिए लेकर आऊँगा मैं, ठीक। तो ये तो हुआ मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। चलिए समझ गए होंगे आप। तो चलिए मूल राशि और मूल राशि के बाद यहाँ पे परिभाषा लिखेंगे, ठीक। तो परिभाषा चलिए लिखिए मूल राशि का यहाँ पे। जो राशियाँ एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र रहती हैं उन्हें मूल राशियाँ कहते हैं। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा आदि, ठीक। तो इतना आप इसमें लिखेंगे, किसमें? मूल राशि में।
अब व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि का परिभाषा चलिए लिख लीजिए, चलिए नोट करिए। जो राशियां मूल राशियों से व्युत्पन्न की जा सकती है उन्हें व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। जैसे क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, चाल बराबर दूरी बटे समय। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। दूरी मतलब क्या होता है? लंबाई, तो ये लंबाई बटे समय, ठीक। तो इसे आप नोट कर लीजिए। फिर हम देखेंगे हम मापन की विधियां। तो मापन की दो विधियां होती हैं, ठीक। मापन की दो विधियां होती हैं, एक होती है प्रत्यक्ष विधि और एक होती है अप्रत्यक्ष विधि। अब प्रत्यक्ष विधि और अप्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष मतलब हम जिसे बहुत ही आसानी से कर सकते हैं और अप्रत्यक्ष है जिसे हम आसानी से नहीं कर सकते। जैसे कि प्रत्यक्ष में देखेंगे, हाँ, इसको उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे, ठीक। आप पेंडुलम देखे होंगे या फिर झूला देखे होंगे। तो झूला क्या करते हैं हम, इस तरह से ऐसे झूला रहता है, तो झूला में हम बैठते हैं तो झूला झूलते हैं तो इस तरह से दोलन करता है, फिर यहाँ से क्या करता है, फिर इस तरह से आता है। मतलब क्या होता है, वो आगे पीछे दोलन करता है, ठीक। तो हम विराम घड़ी की सहायता से इसके दोलन की समय हम निकाल सकते हैं। कैसे? जब स्टार्ट हुआ है उस टाइम को आप देख लीजिए और दोलन कब समाप्त होता है, ठीक। दोलन कब समाप्त होता है उसे हम क्या करते हैं, उस टाइम को देख लेते हैं। तो दोनों के बीच में हमें कितना समय लगेगा, ठीक, स्टार्ट और एंड में। तो जितना भी समय लगता है, जैसे 10 मिनट का हो या 20 मिनट का हो, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं विराम घड़ी की सहायता से। तो इसे हम प्रत्यक्ष विधि कहते हैं। अब अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष क्या है देखिए, जैसे कि सूर्य क्या करता है, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है। तो सूर्य क्या करता है, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है, तो उसको हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं माप सकते। तो उसे हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं माप सकते, इसीलिए उसे हम क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष विधि कहते हैं। तो प्रत्यक्ष विधि में आप इस दोलन के माध्यम से समझेंगे और अप्रत्यक्ष विधि को आप किससे समझेंगे, सूर्य पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करती है उसके उदाहरण से, ठीक। अब इसके बाद देखेंगे हम मापन की विधियां के बाद मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक, ठीक। इसके बाद, ठीक, तो ध्यान दीजिए, मूल मात्रक, जिस तरह से हम मूल राशि को समझे थे उसी तरह सेम टू सेम मूल मात्रक भी होता है। और मूल राशि की संख्या 7 होती है, उसी को हम मूल मात्रक ही कहते हैं, ठीक। और व्युत्पन्न मात्रक मतलब व्युत्पन्न राशि को ही हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। और व्युत्पन्न मात्रक की भी संख्या क्या होती है, असीमित होती है, ठीक। तो चलिए मूल मात्रक का परिभाषा लिखेंगे यहाँ पे। मूल मात्रक उन मात्रकों को कहते हैं जो एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं तथा जो एक दूसरे से व्युत्पन्न नहीं किए जा सकते हैं, ठीक। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे इसी में, वास्तव में मूल राशियों के मात्रकों को ही मूल मात्रक कहते हैं। फिर लिखेंगे व्युत्पन्न मात्रक। तो व्युत्पन्न मात्रक का चलिए परिभाषा लिखिए। उन मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं जो मूल मात्रकों से व्युत्पन्न किए जा सकते हैं, ठीक। ये तो हुआ मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक की परिभाषा। अब इसमें अंतर, हमें अंतर पूछ देता है 3 नंबर में, ठीक। तो अंतर आपको पूछेगा तो इसे क्या करेंगे, आप खंड बना के लिखेंगे, ठीक। एक तरफ आप मूल मात्रक लिखेंगे और दूसरी तरफ लिखेंगे व्युत्पन्न मात्रक, ठीक। तो 3 अंतर आप आसानी से बता सकते हैं। जैसे मूल मात्रक में मूल मात्रक की परिभाषा बता सकते हैं। जैसे मूल मात्रक में आप क्या क्या बता सकते हैं, मूल राशियों के मात्रकों को ही मूल मात्रक कहते हैं। दूसरा, ये मात्रक एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। तीसरा, SI पद्धति में 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मूल मात्रक होते हैं, ठीक। इसी तरह व्युत्पन्न मात्रक में पहला नंबर बता सकते हैं आप, पहला, दूसरा और तीसरा। क्या बता सकते हैं, पहला नंबर जस्ट इसका अपोजिट, व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, ठीक। दूसरा, ये मात्रक मूल मात्रक पर निर्भर रहते हैं। तीसरा, व्युत्पन्न मात्रकों की संख्या सीमित नहीं है, ठीक। इस तरह से आप 3 अंतर इसमें बता सकते हैं। एक बार ध्यान से सुन लेंगे। मूल राशियों के मात्रक को ही मूल मात्रक कहते हैं। मूल मात्रक एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। मूल मात्रक अर्थात SI पद्धति में 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मूल मात्रक होते हैं, ठीक। व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ये मूल मात्रक पर निर्भर करते हैं, इनकी संख्या सीमित नहीं है अर्थात असीमित है, ठीक। अब यहाँ पे आप एक चीज़ और लिख लेना, इसके नीचे में मात्रकों की विशेषताएं, कम से कम 5 विशेषता आप लिख लेना। मात्रकों की विशेषता बुक के माध्यम से लिख लेना, बुक को देख के। मात्रकों की विशेषता, ठीक, मात्रकों की विशेषताएं लिख लेना, कम आप 5 अंक हैं, ठीक। इसे मैं मिटा रहा हूँ। फिर देखेंगे हम मात्रकों की पद्धति, देखेंगे हम
मात्रकों की पद्धतियाँ, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो मात्रकों की 4 पद्धतियाँ होती हैं। पहला होता है सीजीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति और एसआई पद्धति। ठीक, जिसमें से एसआई पद्धति ही अधिकतर उपयोग होता है क्योंकि एसआई पद्धति एक इंटरनेशनल पद्धति है। तो चलिए सभी का परिभाषा देखेंगे और इसको डिटेल से जानेंगे कि ये होता क्या चीज़ है। ठीक, सभी का परिभाषा मैं आपको स्क्रीन पे लिख के दे दूंगा, आप इसे समझ लीजिए। तो पहला होता है सीजीएस पद्धति। क्या होता है? सीजीएस पद्धति। तो सीजीएस पद्धति का पूरा नाम क्या होता है? देखिए, सी मतलब होता है सेंटीमीटर, ठीक, सेंटीमीटर, और जी मतलब होता है ग्राम, सेंटीमीटर ग्राम, और एस मतलब होता है सेकंड। ठीक, तो इसको लिख सकते हैं हम, सीजीएस पद्धति का पूरा नाम सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति है, जहां, ठीक, इसका परिभाषा आपको स्क्रीन पे लिख के दे दूंगा। ठीक, उसे आप देख के लिख लीजिएगा। जहां सेंटीमीटर मतलब क्या होता है? लंबाई। ठीक, थोड़ा पास से लिख देता हूं मैं। जहां लंबाई का मात्रक, सेंटीमीटर मतलब क्या होता है? स्केल में सेंटीमीटर रहता है और सेंटीमीटर से हम किसको नापते हैं? लंबाई को नापते हैं, चौड़ाई को नापते हैं। तो लंबाई का मात्रक क्या होगा? सेंटीमीटर होगा, सेंटीमीटर। ग्राम किसका होता है? किसी वस्तु का होता है ना, भार को ही क्या कहते हैं? हम ग्राम कहते हैं। मतलब जैसे 10 किलो तौलते हैं तो उसका क्या है? भार है। तो द्रव्यमान का क्या होता है? भार होता है। द्रव्यमान का मात्रक ये होता है ग्राम। तीसरा सेकंड मतलब समय, ठीक, समय का मात्रक होता है सेकंड, समय का मात्रक होता है सेकंड। ठीक, और इस पद्धति को हम क्या कहते हैं? मीट्रिक पद्धति या फ्रांसीसी पद्धति कहते हैं, और इसको संक्षेप में लिख सकते हैं स ग स। ठीक, स ग स। ठीक, तो ये पहला का हुआ हमारा। क्या होता है? सीजीएस पद्धति का पूरा नाम सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति है, जिसमें लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम, समय का मात्रक सेकंड, तथा इसे क्या कहते हैं? हम फ्रांसीसी पद्धति या मीट्रिक पद्धति कहते हैं। और ये क्या है? इसको संक्षेप में लिख सकते हैं स ग स करके। फिर दूसरा देखिए एफपीएस पद्धति। ठीक, दूसरा एफपी, जहाँ पे एफ का मतलब क्या होगा? फुट होगा। पी मतलब होता है पौंड, ठीक, और एस मतलब होता है सेकंड। मतलब इसमें और इसमें सिर्फ अंतर इतना है, सेंटीमीटर तो यहाँ पे फुट, ग्राम तो यहाँ पे पौंड, सेकंड तो ये भी सेकंड, बस मापने की पद्धति बस अलग अलग है। ठीक, तो फुट मतलब ही लंबाई ही होता है, तो लंबाई का ही मात्रक कहलाएगा फुट। ठीक, और द्रव्यमान का ही मात्रक कहलाएगा पौंड, और समय का मात्रक कहलाएगा सेकंड। ठीक, और एफपीएस पद्धति ब्रिटिश पद्धति कहलाती है, और इसे संक्षेप में लिख सकते हैं फ प स। ठीक, क्या लिख सकते हैं? फ प स। ठीक, तो इसका परिभाषा क्या होगा? देखिए आसानी से स्क्रीन पे लिखूंगा मैं, फिर भी इसे देख लीजिए आप। एफपीएस पद्धति का पूरा नाम फुट पौंड सेकंड पद्धति है। ठीक, जहां लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पौंड, समय का मात्रक सेकंड होता है। यह ब्रिटिश पद्धति कहलाती है, और इसे संक्षेप में फ प स लिख सकते हैं। ठीक, अब तीसरा देखिए एमकेएस पद्धति। तीसरा क्या है? एमकेएस पद्धति। तो एम का मतलब क्या होगा? मीटर होगा। ठीक, के का मतलब क्या होगा? किलोग्राम होगा, किलोग्राम, और एस का मतलब यहाँ पे भी होगा सेकंड। ठीक, तो एमकेएस पद्धति का पूरा पद्धति नाम है मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति है, जहां लंबाई का मात्रक कहलाता है मीटर, ठीक, और किलोग्राम, द्रव्यमान का मात्रक कहलाता है किलोग्राम, और लास्ट है सेकंड, तो समय का मात्रक कहलाता है सेकंड। ठीक, और इसे संक्षेप में हम क्या लिख सकते हैं? म क स। क्या लिख सकते हैं? म क स। ठीक, म क स। ठीक, वास्तव में एमकेएस पद्धति सीजीएस पद्धति का ही एक बड़ा रूप है। ठीक, इसका परिभाषा चलिए स्क्रीन से लिख लीजिए। फिर देखते हैं चौथा नंबर का एसआई पद्धति। तो ये एसआई पद्धति क्या है? एक इंटरनेशनल पद्धति है। ठीक, ये है, इसका पूरा नाम है
इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक, मतलब ये जो पद्धति क्या है, एसआई पद्धति, यह मात्रकों की एक इंटरनेशनल पद्धति है। ठीक, मतलब अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एसआई पद्धति एमकेएस पद्धति का, ठीक, एसआई पद्धति एमकेएस पद्धति का परिवर्ध रूप है। क्या है? परिवर्ध रूप है। और एसआई पद्धति में 7 मूल मात्रक होते हैं और 2 पूरक मूल मात्रक होते हैं। ठीक, तो इस तरह से हमारा मात्रकों की पद्धतियाँ कंप्लीट होती है। और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मूल मात्रक को याद करने की बहुत बढ़िया सा ट्रिक, बहुत अच्छा सा ट्रिक मैं बनाया हूँ, जिसे आप कभी भी नहीं भूलेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।